नमस्कार। नमस्कार। आज हम पेरियार ईरोड वेंकटप्पा रामास्वामी पर बात करेंगे और तमिलनाडु में जो सामाजिक न्याय का उनका लंबा संघर्ष रहा, खासकर आरक्षण को लेकर, उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ। हमारे पास पेरियार के जीवन और तमिलनाडु की आरक्षण नीति के जो भी उतार चढ़ाव रहे, उससे जुड़ा कुछ नोट्स और टाइमलाइन है, तो देखते हैं इनसे क्या खास बातें निकलती हैं। जरूर। और ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये इस बात की है कि कैसे एक व्यक्ति का अनुभव, उनका दृढ़ निश्चय दशकों तक चलने वाले एक बड़े सामाजिक बदलाव की नींव रख सकता है, और इसका असर आज भी तमिलनाडु की राजनीति और समाज पर साफ दिखता है। तो शुरुआत पेरियार के शुरुआती जीवन से करते हैं। वो एक संपन्न व्यापारी परिवार से थे, पर बचपन से ही हिंदू पौराणिक कथाओं और रीति रिवाजों पर सवाल उठाते थे। हाँ, और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1904 में काशी यात्रा के दौरान। काशी यात्रा, अच्छा। वहां हुआ ये कि वो ब्राह्मण नहीं थे, तो उन्हें मंदिर के भोजनालय में घुसने नहीं दिया गया, और भूख मिटाने के लिए उन्हें झूठी पट्टलों से खाना उठाना पड़ा। ये जो अपमान था, इसने उन्हें बहुत गहरा झटका दिया। कहते हैं कि इसी अनुभव ने उन्हें नास्तिक बनाया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का संकल्प दिलाया। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, ये उस गहरी सामाजिक असमानता का प्रतीक बन गया जिसने पेरियार के पूरे मिशन को एक दिशा दी। इसके बाद 1919 में वो कांग्रेस में शामिल हुए, और उस समय एक बड़ी अजीब बात थी, ब्राह्मण आबादी सिर्फ 3% थी, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनका हिस्सा करीब 70%। हाँ, 70%। तो पेरियार ने वहां छुआछूत और आरक्षण की बात उठाई। बिल्कुल। और 1920 में जस्टिस पार्टी ने गैर ब्राह्मणों के लिए कुछ आरक्षण लागू भी किया था। पेरियार कांग्रेस के अंदर भी इसकी वकालत करते रहे, लेकिन उन्हें वहां भी भेदभाव महसूस हुआ। अच्छा। कांग्रेस के अंदर भी, हाँ, खासकर वाइकोम मंदिर सत्याग्रह के समय उन्हें लगा कि पार्टी का जो नेतृत्व था, जिसमें गांधी जी भी थे, वो उनके मुद्दों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने फिर आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। बिल्कुल। ये आंदोलन तर्कवाद पर जोर देता था, और 1929 में उन्होंने अपनी जाति की पहचान नायकर भी हटा दी। अच्छा। उनके दबाव का असर भी हुआ। 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी में आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू हुआ। गैर ब्राह्मणों के लिए 44% और दलितों के लिए 8%। ठीक है, लेकिन फिर आजादी के बाद कहानी बदली। हाँ, बिल्कुल। आजादी के बाद 1950 में मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया। ओह, तो खत्म हो गया आरक्षण? नहीं, इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए, बहुत ज्यादा। और उसके बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन करना पड़ा, और तमिलनाडु में पिछड़ी जातियों के लिए 25% आरक्षण फिर से लागू हुआ। अच्छा, तो ये तो वापस आ गया, पर मामला यहीं रुका नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। 70 के दशक में सत्तानाथन आयोग बना, और उसने क्रीमी लेयर की बात उठाई। क्रीमी लेयर मतलब ये कि आरक्षण का फायदा पिछड़ी जातियों में भी कुछ जो संपन्न तबके हैं उन्हीं को ज्यादा मिल रहा था। फिर करुणानिधि सरकार आई और 1971 में कोटा बढ़ाकर कुल 49% कर दिया, बीसी के लिए 31% और SC/ST के लिए 18%। 49%। ठीक है। फिर देखिए 1979 में MG रामचंद्रन ने क्रीमी लेयर लागू करने की कोशिश की, एक आय सीमा लगा दी, 9,000 रुपए सालाना। अच्छा, तो उन्होंने कोशिश की? हाँ, की, लेकिन इसका राजनीतिक विरोध जबरदस्त हुआ, बहुत ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि 1980 के चुनाव वो हार गए, और हारने के बाद MGR ने न सिर्फ ये फैसला वापस लिया, बल्कि BC कोटा 31% से बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। सीधा 50%? हाँ, तो कुल आरक्षण 68% पहुंच गया। बाप रे, 68%। इसके बाद अंबास्कर आयोग आया। उसने फिर यही कहा कि भाई पिछड़े वर्गों के अंदर भी काफी असमानता है, कुछ ही जातियां हैं जो ज्यादा फायदा उठा रही हैं। और इसी माहौल में 1987 में वन्यार समुदाय ने अपने लिए अलग 20% आरक्षण की मांग को लेकर एक बड़ा और दुखद है कि हिंसक आंदोलन छेड़ दिया। हिंसक आंदोलन? हाँ, इसमें करीब 21 लोगों की जान भी गई थी, ऐसा कहा जाता है। ओ, ये तो दुखद है। तो इस आंदोलन का क्या नतीजा निकला? नतीजा ये हुआ कि 1989 में जब DMK सरकार आई, तो उन्होंने ये जो 50% BC कोटा था, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 30% और अति पिछड़ा वर्ग यानी
एमबीसी के लिए 20%। अच्छा, ओबीसी और एमबीसी। हाँ, वन्यार और 100 से ज्यादा दूसरी जातियों को एमबीसी में रखा गया। फिर 1990 में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए 1% अलग कोटा बना दिया गया और इस तरह तमिलनाडु का कुल आरक्षण हो गया 69%। 69%? हाँ जी, 69%। लेकिन यहाँ एक बड़ा कानूनी पेंच आया। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला। बिल्कुल। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में फैसला दिया कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो फिर तमिलनाडु को क्या हुआ? 69% तो बहुत ज्यादा था। हाँ, लेकिन तमिलनाडु पीछे नहीं हटा। जय जयललिता की सरकार थी तब। उन्होंने 1993 में खास कानून पास करके 69% आरक्षण को जारी रखा। अरे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये कैसे मुमकिन हुआ? उससे कानूनी चुनौती से बचाने के लिए एक रास्ता निकाला गया। 1994 में केंद्र सरकार की मदद से इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवा दिया गया। 9वीं अनुसूची? अच्छा, मतलब ये कि इस कानून को अदालतों में आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती थी। उसे एक तरह की कानूनी सुरक्षा मिल गई। हालांकि ये भी सुनने में आता है कि इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले वकील के.एम. विजयन, उन पर हमला भी हुआ था। ये तो गंभीर बात है। तो आज भी तमिलनाडु में यही 69% आरक्षण लागू है? हाँ, आज भी यही 69% आरक्षण लागू है। इसमें पिछड़ा वर्ग 50% है, जिसमें बीसी मुस्लिम और एमबीसी सब शामिल हैं। अनुसूचित जाति 18% है और अनुसूचित जनजाति 1%। अच्छा। तो पेरियार ने जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की थी, ये 69% का आंकड़ा उसी की एक बहुत ही जटिल और लगातार विकसित होती विरासत है। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव और राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी-कभी जो राष्ट्रीय कानूनी सीमाएं होती हैं, उनके बावजूद क्षेत्रीय नीतियों को शक्ल दे सकती हैं। तो हमने देखा कि कैसे पेरियार के निजी अनुभवों से एक चिंगारी उठी और उसने तमिलनाडु में आरक्षण की एक लंबी और कई बार टकराव भरी कहानी लिख दी। इसमें सामाजिक आंदोलन थे, राजनीतिक दांव-पेंच थे और कानूनी लड़ाइयां भी थीं। सब कुछ शामिल रहा। हाँ, और ये पूरी यात्रा दिखाती है कि बराबरी और प्रतिनिधित्व के सवाल कितने गहरे और पेचीदा हो सकते हैं। नीतियां सिर्फ बनती नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक हालात के हिसाब से बदलती भी रहती हैं, इवॉल्व होती हैं। बिल्कुल, आज भी ये 69% आरक्षण बहस का मुद्दा तो है ही। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि पेरियार ने जिस सामाजिक न्याय की कल्पना की थी, क्या ये दशकों पुराना मॉडल उन लक्ष्यों को हासिल कर पाया है? और भविष्य में संतुलन साधने और सभी को शामिल करने की राह में इसके सामने क्या नई चुनौतियां हैं?